हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। करेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो हमारा है वो है आइगन वेक्टर्स। ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि आइगन वैल्यूज पे हमने काम किया हुआ है, तो वहां तक का काम तो सेम है। उसके बाद उन्हीं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम क्या ढूंढने वाले हैं, आइगन वेक्टर्स ढूंढने वाले हैं। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2 -6 7 और -4 2 -4 3। ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्या करना है ना, यहाँ से आपका डायरेक्टली में आइगन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने वाला हूँ। ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड की जाती है a माइनस लेमडा आई जो था उसका डिटर्मिनेंट जीरो पुट करके। ठीक। अब इसके डिटर्मिनेंट को जीरो पुट कर दिया, तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जाए। फिर ये आपका 8 हो गया -6 सॉरी a माइनस लेमडा आई में क्या होगा, पहले तो आपका एट माइनस क्या आ जाएगा लेमडा, फिर दूसरा वाला बनेगा -6, तीसरा 2, फिर ऐसे ही डायगोनल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लेमडा, है ना। ये चीज हम पहले देख चुके हैं। -4 और 2 -4 3। ठीक। इक्वल टू क्या, 0। अब सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है। एक्सपेंड कर रहा हूँ पहली रो से। तो पहली रो से जब मैं एक्सपेंड करूंगा इसको, तो ये बनेगा 8 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाना है, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम गया तो ये बच जाएगा, सॉरी ये 3 माइनस लेमडा था इधर। हाँ। तो ये बनेगा कितना, लेमडा 7 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा। ठीक है। और माइनस 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 ये 16 हो जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर से एक माइनस होता है फॉर्मूले में। तो ये माइनस का +6 और आगे बढ़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम गया तो ये -18 +6 लेमडा बना दिया है। ठीक। और माइनस माइनस +8। ठीक है। तो और अगला टर्म +2, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या, रो और कॉलम गया तो ये क्या बचेगा, 24 माइनस 14 +2 लेमडा। ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। इक्वल टू कितना, 0। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो 8 माइनस लेमडा ऐसे ही रहा, अंदर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है 21 माइनस 10 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -16। ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले तो सॉल्व कर लो अंदर, तो 6 बाहर रहा, ये -10 हो गया और +6 लेमडा। ठीक है। और +2 और साथ में बचता है 10 +2 लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है। अब आगे बढ़े फिर। ये हो गया 8 माइनस लेमडा, अंदर थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये बना लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा और +5 बन गया। ठीक है। और +6 ऐसे ही रहता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल में अंदर, तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -60 और +36 लेमडा। ठीक है। और +2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करते ही बनेगा 20 +4 लेमडा इक्वल टू 0। ठीक। अब 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बनेगा 8 लेमडा स्क्वायर -80 लेमडा +40 और माइनस लेमडा से करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब +10 लेमडा स्क्वायर और -5 लेमडा और -60 और 20 को सॉल्व कर लेते हैं, -40 बच जाएगा और 36 और ये क्या हो जाएगा, 40 लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 0। आगे बढ़े, लेमडा क्यूब वाला एकमात्र प्राणी दिख रहा है तो उसको उतार दो। अब लेमडा स्क्वायर वाले जितने दिख रहे हैं उनको बैलेंस करते हैं तो ये आपका 18 लेमडा स्क्वायर आ गया, है ना। 18 लेमडा स्क्वायर। नेक्स्ट आता है लेमडा वाले को चेक कर लेते हैं फिर। 40 ये बचा, 40 और ये 85, तो ये आपका माइनस का क्या हो रहा है, 45 लेमडा हो रहा है। ठीक है। और 40 अलग से नंबर है 40, तो ये आपका तो 0 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। तो ये आ गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। ठीक है। जिसको हम सीई कहते हैं शॉर्ट में। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक तो हमने पहले भी काम किया हुआ है, हालांकि हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी फाइंड किए थे जो कि कौन है, आइगन वैल्यूज है। तो इससे आगे रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और लिख रहा हूँ वापस से यहाँ पे। ये क्या बन गई थी हमारी, -λ³ +18 लेमडा स्क्वायर -45 लेमडा +18 लेमडा स्क्वायर -45 लेमडा, माइनस या प्लस चेक कर लेंगे। ठीक है। अभी तक तो माइनस
हाँ जी, अब क्या करेंगे देखो, अब आपको यहाँ से माइनस हटा दो, फिर वही हमारा काम, माइनस लैम्डा बाहर ले लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा और प्लस 45 बच जाएगा इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही रूट्स निकालने की बारी आएगी, देखो इससे पहले वाले में क्या था कि क्यूबिक तो था पर उस टाइम पे कांस्टेंट टर्म भी था ना, इस वजह से मुझे सिंथेटिक डिवीजन के पास जाना पड़ा। ठीक, अब यहाँ क्या है कि लैम्डा कॉमन आ चुका है, तो इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक बचा हुआ है जिसको हमने फैक्टराइज करना है। तो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन आता होगा, नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास चले जाना, यानी कि श्रीधराचार्य के पास चले जाना। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको इससे पहले वाले में भी बताया हुआ है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या, 2a। ठीक, चलो वापस आओ यहाँ, तो यहाँ से क्या क्या मिला, एक तो लैम्डा इक्वल टू 0 मिल जाएगा और दूसरा लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो जल्दी से इसके फैक्टर ढूंढ लेते हैं, क्या करना है हमें, प्लस करने में चाहिए कितना, 18 और मल्टीप्लाई करने में चाहिए कितना, 45। तो 9 कितना, कौन कौन बन सकता है इसका, हाँ मिल गया। तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर और माइनस 15 प्लस कितना, 3 और लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। तो आप आगे बढ़ेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 15 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा माइनस 15 और माइनस 3 कॉमन आ गया तो लैम्डा माइनस 15। तो क्या क्या मिल गया हमें, लैम्डा माइनस 15 इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे जो वेक्टर्स होंगे, सॉरी आइगन वैल्यूज होंगी वो 3, 15 और 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू 0, 3 और 15। ठीक, यहां तक का काम हम पहले से जानते हैं। ठीक, अब इन्हीं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें ढूंढना होता है आइगन वेक्टर, तो उसको कैसे ढूंढते हैं वो देख लो। ठीक, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, आइगन वेक्टर ढूंढने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, आप मानेंगे कि लेट x इक्वल टू एक आइगन वेक्टर क्रिएट किया हमने जिसको मैंने x, y और z बना लिया। ठीक है, कैपिटल X एक मैट्रिक्स है जिसको आपने हमेशा ही कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, जिसमें क्या x और y और z हमारे वेरिएबल का काम करेंगे और x y z की वैल्यू ही हमने ढूंढनी है। तो ये आपका आइगन वेक्टर हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। अब इसको ढूंढना कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई को आपने क्या करना है, इस x से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0 वेक्टर, सॉरी 0 मैट्रिक्स रख देना है। ठीक, अब a माइनस लैम्डा आई में क्या करना है, एट लैम्डा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आपका किसके लिए ढूंढ रहा हूं मैं, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ढूंढ रहा हूं। ठीक, तो a माइनस लैम्डा आई इससे पहले भी हमने निकाला हुआ है, a माइनस लैम्डा आई को रख देंगे और लैम्डा की जगह वहां क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये चीज आपका a माइनस 0 समथिंग, यानी कि कोई a में कोई फर्क आना नहीं है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 8 माइनस 6 और 2 माइनस 6 7 माइनस 4। ठीक है, 2 माइनस 4 और 3। ये ऐसे ही रहेगा, क्यों रहा ऐसे ही, क्योंकि a माइनस लैम्डा आई तो था बट लैम्डा की वैल्यू इस बार 0 है, तो 0 की वजह से लैम्डा की वैल्यू हट गई और वापस से a ही आ गई। इनडायरेक्टली ये पूरा पोर्शन क्या आ गया, a। अब x की वैल्यू पुट कर दो इधर पे, x की वैल्यू क्या है हमारे हिसाब से, x y और z, और आपकी मर्जी होगी तो x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 भी ले लेना या कुछ और भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 0 मतलब राइट में एक्चुअल में ये 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, ये कितना 0 0 0। ठीक, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ इस स्टेज पे आने के बाद आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन करके, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको सॉल्व करके आप आंसर्स ला सकते हैं। लेकिन एक्लेन फॉर्म बताई थी, अगर आप सभी को याद हो तो एक्लेन फॉर्म में हमने क्या बात की थी कि आप इन चीजों को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना होता है, पहले वाले को छेड़ो मत, दूसरे को और तीसरे को 0 बना दो, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। ठीक, वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ जिससे थोड़ा काम आसान हो जाए। चाहे मैं सॉल्व यहीं पे कर लूँ या इसके बाद करूँ, बात एक ही है, तो बाद में सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक, तो इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए चलो आओ। सबसे पहले मैंने क्या किया ना, ये जो 8 और 6 है ये 2 की मदद से 0 बनाना आसान होगा, तो मैं सबसे पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 इंटरचेंज बाई R3, ताकि 2 सबसे टॉप में आ जाए। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 2 माइनस 4 और ये 3। अगला माइनस 6 7 माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, 8 माइनस 6 2, ये बना रहा। ठीक है,
और यहाँ आप कोई छिड़खानी नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड ऐसे रहेगा, सिर्फ मैं पहले मैट्रिक्स में आपका क्या लगा रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़े, तो दूसरा काम क्या है, अब हमें R2 और R3 में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की, इस पैटर्न में बन जाए मैट्रिक्स। देखो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में एक जीरो बना दो, तीसरे में एटलीस्ट दो बना दो, ज्यादा बन गए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैटर्न बनना है, तो उसकी बात करते हैं, चलो आगे बढ़े। 2 -4 3 और क्या था, -6 7 और -4, तो तीसरा है 8 -6 2, 8 -6 2, ठीक है। और यहाँ कौन, x y और z, और राइट में आप देखेंगे तो कौन था, 0 0 और 0, ठीक है। अब आपका काम क्या है, सेकंड रो में 0 बना दो, R2 में लगा दिया मैंने R2 + 3R1, ताकि वो माइनस 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 खुद ही बैलेंस है ना उधर, क्योंकि -6 है, तो प्लस करने में 0 हो जाएगा। ऐसे R3 में लगा दे रहा हूँ, अगला वाला टर्म भी 0 बना रहा हूँ, R3 - 4R1, ठीक। तो चलो आ जाओ जल्दी से, ये क्या बन जाएगा, 2 - 4 3 ऐसे ही रहा, ये 0 बन जाएगा, और 4 से 4 3 12, तो ये माइनस का 5 बचेगा, और अगले में आप आ जाओगे तो ये बन जाएगा कितना, 3 3 9, ये 5 बच गया प्लस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला ये 0 बन जाएगा, और 4 4 16 होता है, तो 10 बचा इधर, और 2 3 4 12 होता है, 12 -10 बचेगा यहाँ, ठीक है। और ये बचा आपका x y और z, और यहाँ 0 0 0, ठीक। अब यहाँ तक तो ठीक था, इसके पास एक 0 होता है, अगले में एटलीस्ट 2 0 हो, ये एक्लन फॉर्म कहती है हमारी, वही हम यहाँ काम करने जा रहे हैं, ठीक। तो सेकंड थर्ड वाले में लगा रहा हूँ R3, और R3 में इस तरह से लगाया मैंने, देखो R3 + 2R2 कर दिया, तो इससे फायदा ये होगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, 5 2 जा, तो ये बन गया 2 -4 3 0 -5 5, ये बन गया 0 0, और ये भी 0 बन गया इत्तेफाक से, है ना। अब अगला x y z ऐसे रहा, इक्वल टू कितना, 0 0 0, तो हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ चुके हैं। अब इसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे आने के बाद आपने क्या देखना है, देखो अब जैसे ही आप इस स्टेज पे आते हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या आप सिंपली ये समझ लो कि आपका जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या क्या रिजल्ट आने वाला है, देखो पहली रो पहला कॉलम, तो ये क्या बनेगा, 2x - 4y + 3z, है ना। और ऐसी ये रो और ये कॉलम, ठीक, तो इसमें क्या बनेगा, 0x - 5y और प्लस 5z, और तीसरे में तो आपका 0 ही बनने वाला है, और राइट में क्या है हमारी मैट्रिक्स, 0 0 0। अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो कंपेयर करने के बाद आपके पास इक्वेशंस किस तरह से निकल आती है, 2x - 4y + 5z = 0, और दूसरी इक्वेशन निकल के आती है -5y + 5z = 0, ठीक। तो ये 5z नहीं है, ये ऊपर वाला क्या है, 3z है ना, ऊपर वाले पे ये 3 कर देना, ठीक। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, देखो इतना होने के बाद आपके पास इक्वेशंस कितनी है, दो, ध्यान से सुनना, इक्वेशंस कितनी है, दो इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशन हो गए हमारे पास दो, और वेरिएबल्स कितने थे, वेरिएबल्स थे बेसिकली 3। तो कभी भी याद रखना है कि अगर मुझे 3 वेरिएबल निकालने हैं, तो मुझे एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए, 3 से ज्यादा है तो वेल एंड गुड, है ना, लेकिन कम से कम मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ तो इक्वेशन 2 ही है, तो यहीं पे एंट्री होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो यानी कि इसके पास एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने वाला है। अब इंडिपेंडेंट कैसे, देखो जैसे ही मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ एक्स वाई जेड में से, तो मुझे एक को मानना पड़ेगा, जैसे सपोज करो मैंने कहा z = k है, तो z = k बोलने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी इक्वेशन से y = भी कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में रखो सबको, तो x = क्या मिलने वाला है, ये 3 ये 4 था, ये माइनस ये k/2 बन जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ क्या, k। अब ये इन टर्म्स ऑफ k क्यों निकली वो देख लो, तो वेरिएबल कितने थे, 3 थे, और इक्वेशंस कितनी थी, 2 थी, तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी सॉल्व कर पाना। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ा हमें, एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को हमें कुछ मानना पड़ा, जैसे k मान लिया हमने, या आप c मान सकते हैं, या कुछ और वैल्यू,
ठीक, तो जैसे ही आपने एक को माना तो इसके पास कितने सॉल्यूशंस हो गए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉइस है, इस के की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसी के बेसिस पे बाकी दो वेरिएबल भी डिसाइड होंगे। जैसे आपने z को माना है, आप चाहो तो x को मान लो, y को मान लो, ठीक। तो यहाँ याद रखना आपने कि दो इक्वेशन थी, ठीक है, और तीन वेरिएबल थे, तो आप कभी भी दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकते। तो एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने कुछ माननी पड़ेगी, और जैसी मान ली ना आपने कुछ, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 5 7 8। तो जब मैं कुछ भी वैल्यू मान पा रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब है जो खुद के हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकता है। लेकिन जैसी मैंने z की वैल्यू k ले ली तो z की वैल्यू तो मैंने चेंज कर दी। अब y और x जो है वो z पे डिपेंडेंट हो गए, यानी इस k पे डिपेंडेंट हो गए, करेक्ट। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, करेक्ट, डन। तो कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे या कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलने वाले हैं, एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक, जिसको हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, डन। और ज्यादा लोड मत दो दिमाग में, सिंपल है। देखो आप वैसे भी देख लेना कि इसके जो ये मैट्रिक्स थी, इससे पहले वाला स्टेप जिसे मैं रेड से टिक कर रहा हूँ, देख लो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल को ही हमने अलग से मानना पड़ा है, बाकी वो दोनों डिपेंड कर गए उस पर्टिकुलर किस पर, वैल्यू पर, ठीक। चलो जी आ जाओ। अब इतना होने के बाद जैसे ही आपका ये आंसर आ गया, z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो आपका जो x था ना वो क्या था, एक्स वाई जेड था। तो इस एक्स वाई जेड में वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू थी क्या k/2, और y की वैल्यू k थी, z की वैल्यू क्या थी k। अब जैसे ही आप k कॉमन निकाल लेंगे मैट्रिक्स में से, तो ये चीज ऐसी दिखाई देगी, देखो 1/2 1 और 1, यानी अगर k की वैल्यू 1 रखते हो तो वो भी आइगन वेक्टर है, k की वैल्यू 2 रखते हो वो भी आइगन वेक्टर है, k की वैल्यू 3 रखते हो तो वो भी आइगन वेक्टर है। तो आपके पास बहुत सारे आइगन वेक्टर मिलेंगे करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आइगन वैल्यू 0। तो इस तरह से आपने फाइंड करना है आइगन वेक्टर को, ठीक। आइगन वेक्टर मतलब कि आपका k का कोई भी मल्टीपल अब आइगन वेक्टर होगा, बस कंडीशन ये याद रखना कि k को 0 मत रखना, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आप रख दो k की, तो उसको हम कह देंगे आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे आप किसके लिए निकालेंगे, दूसरा काम क्या है, आप काम करेंगे लैम्डा इक्वल टू कितने के लिए, 3 के लिए, फिर ऐसे लैम्डा इक्वल टू किसके लिए, 15 के लिए, ठीक। तो आइगन वेक्टर इतना ही है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट बताया ना यहाँ पे, या आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात की, तो वो इसलिए की क्योंकि आपका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आपसे कहेगा कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 है, तो कितने इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको आइगन वेक्टर ढूंढना है तो बाकी ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये चीज तो हो गई। अब इस स्टेज पे आने के बाद जहां पे मैंने कहा आपसे कि दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो आपको समझ आता है कि तीन वेरिएबल आप फाइंड कर ही नहीं सकते दो इक्वेशन से, तो आपको एक को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल y को इन टर्म्स ऑफ z लिखना पड़ेगा, देन फिर x को इन टर्म्स ऑफ y एंड इन टर्म्स ऑफ z ही निकालना पड़ेगा, ठीक। तो एक तो रह जाएगा वेरिएबल है ना उधर पे, जैसे हमने k निकाला है तो k के टर्म्स में सारी वैल्यूज निकाली, तो ये समझ आता है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा कि हाउ मेनी linearly independent eigenvectors can have that particular matrix having rank 2 या rank 3, तो आपने क्या करना है, चेक करने के लिए पहले उसका ऑर्डर उठा लो, ठीक। तो उसका ऑर्डर उठाओगे, ऑर्डर कितना था या वेरिएबल कितने थे, 3, और रैंक कितनी थी, 2, 2 में से आपका माइनस करते ही पता चल जाएगा आपको कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इसके पास होंगे, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इसके पास होंगे। सॉल्यूशन का मतलब ही यहाँ पे आइगन वेक्टर है। तो यहाँ k की वैल्यू जैसे आप वेरी करेंगे उतने सारे आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने, एक है, ये हम ऐसा बोलेंगे। समझ आया इतना, ठीक, क्लियर है, कोई डाउट। चलिए जी, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।